निफ्टी सेंसेक्स तो आसमान छू रहे हैं। ऐसे समय में सोशल मीडिया पे पेनी स्टॉक्स की रिकमेंडेशंस की आंधी आ जाती है। कई सोशल मीडिया पेजेस आपको 1, 5, 10 रुपए के पेनी स्टॉक सजेस्ट करके 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना प्रॉफिट प्रॉमिस करेंगे। असल में ना बहुत ऐसे पेनी स्टॉक्स वैल्यू ट्रैप्स होते हैं जिन्हें बुल मार्केट में हाइप किया जाता है। जब प्राइस थोड़ा ऊपर चले जाता है तो ऑपरेटर्स ऐसे स्टॉक्स को डंप कर देते हैं और फंस जाते हैं भोले भाले रिटेल इन्वेस्टर्स। ऐसी सिचुएशन में रिटेल इन्वेस्टर्स इन स्टॉक्स को लोअर सर्किट्स लगने की वजह से लॉस में भी नहीं बेच पाते। किसी भी स्टॉक को चूज करने से पहले स्क्रीन पे दिए गए पैरामीटर्स चेक कीजिए। अगर आपका स्टॉक इन पैरामीटर्स को मीट करता है तो उस कंपनी और उसके मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से रिसर्च करें। सिर्फ तभी इन्वेस्ट करें जब आप पूरी तरह से कन्विंस्ड हो। चलिए अब वापस चलते हैं आज के वीडियो पर। एक मिनट, क्या आप ये सोच रहे हैं कि अलीना ग्रो के साथ साथ हॉस्पिटल्स में डॉक्टर की तरह भी काम करती है? अरे नहीं नहीं, वैसे तो आई एम लुकिंग द पार्ट, लेकिन आज हम यहाँ इसीलिए हैं क्योंकि हमारा मानना है कि अब इंक्रीजिंगली गवर्नमेंट का हेल्थ केयर पे फोकस बढ़ रहा है। देश में हेल्थ सेक्टर एक्सेसिबल और एफोर्डेबल हो रहा है। आपने देखा होगा जिस तरह से जब हम हेल्थ सेक्टर को एक्सेसिबल होने की बात करें तब सबसे पहले डॉक्टर की आवश्यकता होती है। मेडिकल कॉलेज डबल हो चुकी है। एमबीबीएस की सीटें वो पहले 55,000 हुआ करती थी, 95,000 तक पहुंचे। इस साल शायद 1 लाख तक पहुंच जाएगी। डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर उपलब्ध हो गए तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चाहिए, अस्पताल चाहिए। 10, 7, 8 गांव में एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, 1,17,000 देश में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन चुका है। तो आइए फॉर अ चेंज टेबल को टर्न करते हैं और इस सेक्टर का फाइनेंशियल चेकअप करते हैं। चिंता मत करिए, यहाँ कोई इंजेक्शन या दवाई नहीं मिलेगी, मिलेगी तो सिर्फ कुछ मार्केट विजडम। ये वही सीरीज है जहां हम आपको फाइनेंशियल ईयर 23 में भारत की इस ग्रोथ स्टोरी में कंट्रीब्यूट करने वाले सेक्टर्स को हाईलाइट करेंगे और उनके परफॉर्मेंस को रिव्यू भी करेंगे। और हर बार की तरह आज भी हम आपको बताएंगे कि मैक्रो इंडिकेटर्स जो हॉस्पिटल सेक्टर को शेप कर रहे हैं और साथ ही इस इंडस्ट्री के लिए की ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में भी बताएंगे। देन हम आपके साथ इस सेक्टर के कंपेटिटिव लैंडस्केप के बारे में भी बात करेंगे। लास्ट टाइम की तरह ही हम लीडिंग प्लेयर्स को कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे रैंक करेंगे और फिर आखिरी में हम सेक्टर के सामने आ रहे चैलेंजेस और रिस्क के बारे में भी बात करेंगे। चलिए तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हॉस्पिटल सेक्टर ओवरऑल हेल्थ केयर इंडस्ट्री का एक मेजर हिस्सा है। इससे पहले कि हम हॉस्पिटल सेक्टर को समझें, चलिए एक क्विक रिकैप लेते हैं। As assessed in March 2023 from World Health Organization, India current healthcare expenditure as percentage of GDP financial year 18 से लेके financial year 20 तक constant 3% maintain रहा है। एट द सेम टाइम अगर उसे हम पर कैपिटा बेसिस पे देखें तो वो महज $56.6 है, जो कि बाकी कई डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस के कंपैरिजन में एविडेंटली बहुत कम है। इंडिया में करंट हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर मेनली प्राइवेट एक्सपेंडिचर की तरफ स्क्यूड रहता है 63% से, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मात्र 37% है। हालांकि गवर्नमेंट का हेल्थ केयर पे एम्फेसिस सिग्निफिकेंटली बढ़ने का इंटेंट सामने आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 25 तक एक्सपेक्टेड है कि गवर्नमेंट का हेल्थ केयर पे स्पेंडिंग करंट 2.1% ऑफ जीडीपी से बढ़ के 2.5% to 3% ऑफ जीडीपी पहुंच सकता है। और ऑब्वियसली किसी भी कंट्री का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा ही की पैरामीटर है गेज करने के लिए कि वो कितना डेवलप्ड है। हाउएवर, दुनिया की 1/5 पॉपुलेशन का घर होने के बावजूद इंडिया में नंबर ऑफ बेड्स पर 10,000 पॉपुलेशन यानी कि उसकी बेड डेंसिटी सिर्फ 15 है, जो ग्लोबल एवरेज की हाफ है। साथ ही में इंडिया में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की भारी कमी भी है। ये बताता है कि हॉस्पिटल और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को अब इंडिया ज्यादा वक्त तक नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब अगर हम टोटल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर का ब्रेकअप देखें तो फाइनेंशियल ईयर 22 में अप्रॉक्सीमेटली 60% एक्सपेंडिचर तो सिर्फ हॉस्पिटल्स की ओर हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे, जहां मैं आपको हॉस्पिटल्स कितने टाइप्स के होते हैं वो समझाऊंगी। जनता के लिए तो सारे हॉस्पिटल सेम लगते हैं, लेकिन सर्विस, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एलिमेंट और ओनरशिप के हिसाब से हॉस्पिटल्स को क्लासिफाई किया जाता है।
टाइप्स ऑफ सर्विसेज के बेसिस पे कैटेगराइज करें तो मिलते हैं 3 तरीके के हॉस्पिटल्स। प्राइमरी केयर यानी कि आपके फ्रेंडली नेबरहुड क्लिनिक्स और डिस्पेंसरीज, ये यूजुअली किसी भी मरीज के लिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं, जहां वो मेनली रूटीन हेल्थ स्क्रीनिंग्स और वैक्सीनेशंस के लिए आते हैं। सेकेंडरी केयर में सिवियर कंडीशंस अटेंड किए जाते हैं जो प्राइमरी केयर सेंटर्स में पॉसिबल नहीं होते। यूजुअली ये छोटे शहरों में 30 किलोमीटर से 100 किलोमीटर्स के आसपास पाए जाते हैं, जहां इंटरनल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी जैसे मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल होते हैं। जनरली इन हॉस्पिटल्स में एनीवेयर बिटवीन 50 to 200 बेड्स की कैपेसिटी रहती है, जिसकी लगभग 10% आईसीयू के लिए रखी जाती है। नेक्स्ट, टर्शरी और क्वाटर्नरी केयर की बात करें तो स्पेशलाइज्ड केयर के लिए बनी होती हैं, जैसे कि मल्टी ऑर्गन फेलियर, हाई रिस्क एंड ट्रॉमा केसेस, और मेनली ये बड़े बड़े शहरों में ही पाई जाती हैं। यहाँ पे आपको 150 से 1500 जितने बेड्स देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से 1/4 जितनी कैपेसिटी क्रिटिकल केयर के लिए रिजर्व करी जाती है। और अगर हमें कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एलिमेंट के बेसिस पे हॉस्पिटल्स को क्लासिफाई करना है कि ये अलग अलग लेवल्स ऑफ केयर में हर एक एलिमेंट या कंडीशन में किसी तरह की फैसिलिटीज मिल सकती हैं, तो ये हमें कुछ इस तरह का दिखेगा। और ये कुछ बिजनेस मॉडल्स हैं जिसके बेसिस पे हॉस्पिटल्स ऑपरेट होते हैं। हालांकि इंडिया में सेकंड मॉडल ही ज्यादातर फॉलो होता है, जहां विजिटिंग या कंसल्टिंग डॉक्टर अपनी फीस का कुछ परसेंटेज हॉस्पिटल के साथ शेयर करते हैं। और कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे भी होते हैं जो रेप्यूटेड डॉक्टर्स को रिटेन करने के लिए उन्हें हॉस्पिटल में इक्विटी भी देते हैं। अब अगर हॉस्पिटल के रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो ये जनरली ओपीडी और आईपीडी के बेसिस पे कंसिडर करी जाती है। ओपीडी, आईपीडी, ओपीडी यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट इनकम में पेशेंट का एग्जामिनेशन, डायग्नोस्टिक्स और सर्जरीज का कॉस्ट कंसिडर करा जाता है। और इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट इन पेशेंट डिपार्टमेंट यानी कि आईपीडी इनकम में बेड का, ऑपरेशन थिएटर, इंटेंसिव केयर यूनिट प्लस सपोर्टिंग सर्विसेज जैसे कि नर्सिंग, फार्मास्यूटिकल, लेबोरेटरी और डायग्नोस्टिक सर्विसेज को कंसिडर किया जाता है। हॉस्पिटल्स अपना मैक्सिमम रेवेन्यू आईपीडी से ही कमाते हैं। अब जैसा कि हमने बताया कि इंडिया अब हेल्थ केयर और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा पीछे नहीं रहना अफोर्ड कर सकता, जिसका इम्पैक्ट हम प्रोजेक्शंस और ग्राउंड पे दोनों पे ही देख रहे हैं। एक्सपेक्टेड है कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री का मार्केट साइज फाइनेंशियल ईयर 27 तक 5 ट्रिलियन रुपीज से इंक्रीज होके 8.6 ट्रिलियन रुपीज तक पहुंच सकता है, जो कि 11.3% CAGR का ग्रोथ बनता है। वैसे क्या आपको पता है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो कि दुनिया की लार्जेस्ट हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है, वो आज गवर्नमेंट के हेल्थ केयर सेक्टर पे फोकस होने के इंटेंट का सबसे बड़ा प्रूफ है। गवर्नमेंट की आयुष्मान भारत स्कीम के तहत 1,54,338 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स सेटअप हुए हैं एज ऑफ दिसंबर 2022। और तो और आज गवर्नमेंट एम्स और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को कई दूसरे शहरों में भी उपलब्ध करा रही है। और इस बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट नए मेडिकल इंस्टीट्यूट्स पर भी एम्फसाइज कर रही है। लाइफस्टाइल रिलेटेड एलिमेंट्स एंड डिजीजेस, इंक्रीजिंग फॉरेन पार्टिसिपेशन इन मेडिकल टूरिज्म यानी कि बाहर से लोगों का इंडिया में मेडिकल ट्रीटमेंट होना, राइजिंग इनकम और चेंजिंग डेमोग्राफी, जहां पॉपुलेशन एजेड 60+ बड़ी तेजी से ग्रो होगी। इस ग्रोथ में की ड्राइवर साबित होंगे कि इंडिया में लो हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है। इनफैक्ट फोर्ब्स के एक आर्टिकल के हिसाब से इंडिया में आज भी 40 करोड़ जनता के आसपास हेल्थ इंश्योरेंस का एक्सेस नहीं है। इसके पीछे मेन इशू अफोर्डेबिलिटी का है, स्पेशली लो इनकम पॉपुलेशन के लिए। इन फाइनेंशियल ईयर 19 अराउंड 48% टोटल हेल्थ केयर स्पेंडिंग वाज मेड फ्रॉम आउट ऑफ पॉकेट पेमेंट्स। लेकिन अब इंडिया बदल रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग आज हेल्थ इंश्योरेंस लेने की ओर बढ़ रहे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर 27 तक इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन करंट 38% से बढ़ के 47 से 50% तक होने की एक्सपेक्टेशन है। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि इंडिया में हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर का प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ झुकाव है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट, और ये हमें मार्केट साइज इन वैल्यू टर्म्स में भी दिखाई देता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स आज 69% ऑफ द टोटल हॉस्पिटल मार्केट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जिसमें से 12 से 14% लार्ज चेन हॉस्पिटल्स हैं और 86 से 88% स्मॉल टू मीडियम स्केल। स्ट्रॉन्ग पोस्ट कोविड रिकवरी के बीच इंडिया का हॉस्पिटल सेक्टर कैपेक्स फ्री पर है। इनफैक्ट अगर अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड की ही बात करें तो वो अगले 2 से 3 साल में 30 बिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं
to add 2,000 beds. कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सेम पीरियड में अपने बेड्स की कैपेसिटी को डबल करके 8,000 तक पहुंचाने का प्लान कर रहे हैं। फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड 1,400 बेड्स अगले 3 साल में ऐड करना चाहते हैं। इंडियन हॉस्पिटल्स ने अपनी टॉप लाइन को 16% ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है। इन फैक्टर्स की वजह से इम्प्रूव्ड एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड यानी कि ARPOB, इंक्रीज्ड ऑक्यूपेंसी लेवल्स, अ हायर नंबर ऑफ ऑपरेशनल बेड्स प्लस अ रिडक्शन इन द एवरेज लेंथ ऑफ स्टे यानी कि ALOS। हाँ, मैं समझ सकती हूँ ये मेडिकल टर्म्स हमेशा इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती हैं, है कि नहीं। चलिए क्विकली इन एक्सोटिक टर्म्स को समझ लेते हैं। एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड यानी कि ARPOB, ईच बेड से कमाया इन पेशेंट रेवेन्यू और कितने दिन के लिए वो बेड ऑक्यूपाइड रहा है उसके बेसिस पे ARPOB को कैलकुलेट करा जाता है। इसे कैलकुलेट करने के लिए टोटल रेवेन्यू को नंबर ऑफ बेड्स और टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ फाइनेंशियल ईयर के प्रोडक्ट से डिवाइड करके कैलकुलेट करा जाता है। नेक्स्ट आते हैं ऑक्यूपेंसी रेट पे। ये मैट्रिक हमें हॉस्पिटल के एक्चुअल यूटिलाइजेशन को शो करता है। मान लीजिए पूरे साल में एक 150 बेड हॉस्पिटल में पेशेंट्स ने 33,000 बेड डेज अक्यूमुलेट किए हैं। इस केस में हॉस्पिटल का ऑक्यूपेंसी रेट 33,000 डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 150 यानी कि 60% है। और लास्टली एवरेज लेंथ ऑफ स्टे यानी कि ALOS की बात करें तो ये हमें बताता है कि ऑन एन एवरेज पेशेंट कितने दिन हॉस्पिटल में स्पेंड करता है। एक पीरियड में क्यूमुलेटिव टोटल स्टे ऑफ पेशेंट डिवाइडेड बाय टोटल डिस्चार्जेस इन द सेम पीरियड। हालांकि ऑर्गेनिक ग्रोथ के साथ साथ इंडिया की हॉस्पिटल इंडस्ट्री इनऑर्गेनिकली ग्रो करने में भी पीछे नहीं है। आइए जानते हैं अर्नेस्ट एंड यंग के हेल्थ केयर लीडर एंड पार्टनर से कि इंडिया की हॉस्पिटल स्पेस M&A एक्टिविटी के लिए क्यों राइप है। Taiwan, you have been looking at the overall sector and you have looked at all the transactions as well as what are the factors that have created a shift in many dynamics. First, help us understand how has the deal flow and the traction picked up? Sure, thanks, Nisha. I think the healthcare sector has been, is, and will continue to be the bastion of private equity capital in the country. Yes. I think the sector has drawn clearly $8 billion in investments over the last 5 years. It represents 5% of the entire private equity capital flow into the country versus sub 2% Yes. pre-COVID. Yes. If you look at the M&A activity itself, I think last 2 years we've seen 99 deals, again double of what it was pre-COVID. And clearly the market structure, Nisha, lends itself to consolidation. So we've got 45 to 50,000 hospitals in the country today. Yes. Only 3% of them are more than 100 beds Yes. versus 40 to 45% in the US or China. So an average of just 20 beds per entity versus 200 beds globally. And only 2% of our hospitals are NABH accredited. So clearly this is a market structure which really is ripe for consolidation. चलिए अब जब हमने हॉस्पिटल सेक्टर का थोड़ा पिक्चर समझ ही लिया है तो अब उसमें मौजूद प्लेयर्स की भी बात कर लेते हैं। इस वीडियो के लिए हमने टॉप 9 लिस्टेड हॉस्पिटल्स को वेरियस पैरामीटर्स के ऊपर कंपेयर किया है। नंबर ऑफ बेड्स, ऑक्यूपेंसी रेट, ALOS, ARPOB, ROCE। और ताकि हम आपको एक क्वांटिटेटिव पिक्चर दिखा सकें, हम इन हॉस्पिटल्स को हर एक पैरामीटर पे उनकी रैंकिंग के मुताबिक पॉइंट्स देंगे और आखिर में एक टेबल के थ्रू उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस को समराइज करेंगे। यानी कि अगर कोई हॉस्पिटल एक पैरामीटर में सबसे बेस्ट है तो उन्हें 9 पॉइंट्स मिलेंगे और जो सबसे लास्ट रैंक्ड है उसे 1 पॉइंट मिलेगा। ये स्कोरिंग हम 9 कंपनीज के लिए सभी पैरामीटर्स पे करेंगे और फिर लास्ट में टोटल पॉइंट्स के हिसाब से रैंक करेंगे। क्लियर है? कमेंट में लिखिए यस क्लियर है। तो शुरू करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज इंडिया की सबसे बड़ी चेन है विद 70 हॉस्पिटल्स अक्रॉस इंडिया, followed by Fortis and Narayana Rudale, and newly listed Jupiter Lifeline Hospital Limited और यथार्थ हॉस्पिटल्स के 1 and 4 रिस्पेक्टिवली हॉस्पिटल्स हैं। अगर इस पैरामीटर पे हमारे फ्रेमवर्क पर स्कोर करना हो तो अपोलो हॉस्पिटल्स को 9 पॉइंट्स मिलेंगे, फोर्टिस को 8 पॉइंट्स और जुपिटर लाइफलाइन जिसके नंबर ऑफ हॉस्पिटल सबसे कम है उन्हें 1 पॉइंट अवॉर्ड किया जाएगा। हालांकि ये चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है जो हमें बताता है कि हायर द नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स डज नॉट नेसेसरली मीन हायर नंबर ऑफ बेड्स। जी हाँ, अपोलो ये हाइपोथेसिस को जरूर फॉलो करता है, लेकिन नंबर 2 स्पॉट पर देखिए। इवन दो फोर्टिस के नारायणा रुदाले से ज्यादा हॉस्पिटल्स हैं अक्रॉस इंडिया, लेकिन उनके टोटल नंबर ऑफ बेड्स नारायणा रुदाले से कम है। और ओवरऑल देखें तो जुपिटर लाइफलाइन के सबसे कम बेड्स हैं अमंग द लिस्टेड प्लेयर्स। तो अगर हमें हॉस्पिटल बेड्स के पैरामीटर पे इनको स्कोर करना हो तो अपोलो को 9 पॉइंट्स मिलते हैं, नारायणा रुदाले को 8 पॉइंट्स और जुपिटर लाइफलाइन को 1।
नेक्स्ट, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 23 स्पेसिफिक कुछ की सेक्टर स्पेसिफिक मेट्रिक्स पे नजर डालें तो हमें पता चलता है कि 76% के साथ मैक्स हेल्थ केयर की ऑक्यूपेंसी रेट सबसे ज्यादा है और 69% के साथ KIMS का सेकंड हाईएस्ट ऑक्यूपेंसी रेट रहा है और ऑन द सेम पैरामीटर यथार्थ का सबसे कम ऑक्यूपेंसी रेट रहा है। एज यूजुअल अब इनको पॉइंट्स भी दे देते हैं। मैक्स हेल्थ केयर को मिलते हैं 9 पॉइंट्स फॉलोड बाय 8 टू KIMS और जैसा कि आप देख सकते हैं यथार्थ ने सबसे कम ऑक्यूपेंसी रेट दिखाया है तो उन्हें दिया जाता है 1 पॉइंट। और अगर एवरेज लेंथ ऑफ स्टे यानी कि ALOS के बेसिस पर इनको रैंक करें तो ये 4.5 डेज के साथ नारायणा रुदाले का सबसे ज्यादा है और ग्लोबल हेल्थ केयर का 3.3 डेज के साथ सबसे कम। इस मेट्रिक पे नारायणा रुदाले को 9 पॉइंट्स अवार्ड होते हैं और ग्लोबल हेल्थ को 1। मूविंग ऑन, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड यानी कि ARPOB के बेसिस पे अगर इन हॉस्पिटल्स को एनालाइज करना हो तो 67,400 रुपीज के साथ मैक्स हेल्थ केयर का सबसे हाई ARPOB है और यथार्थ का 26,500 रुपीज के साथ सबसे कम। और अकॉर्डिंगली इनको पॉइंट्स दूं तो ऑफ कोर्स मैक्स हेल्थ केयर को 9 पॉइंट्स मिलेंगे और यथार्थ को 1। लास्टली अगर हम इसे एक फाइनेंशियल मेट्रिक पे इवैल्यूएट करें तो 37.6% के साथ मैक्स हेल्थ केयर का सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहा है और हेल्थ केयर ग्लोबल का सबसे कम। और हाँ, ध्यान रहे यथार्थ हॉस्पिटल और जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज है। और अब आप अपनी स्क्रीन पे एक टेबल देख सकते हैं जहां हमने ऊपर डिस्कस करे सभी मेट्रिक्स पे भारत की 9 हॉस्पिटल्स को रैंक किया है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन फाइनेंशियल ईयर 23। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे स्कोरिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 23 में मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड क्लियर विनर है और YHTC ने लास्ट फिनिश किया है। चलिए अब देखते हैं इन कंपनीज के पिछले 1 साल के रिटर्न्स को। चलिए अब इस सेक्टर से जुड़े चैलेंजेस को समझते हैं। हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि किस तरह हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया बाकी कंट्रीज के अगेंस्ट बड़े ह्यूज मार्जिन से लैग कर रहा है, लेकिन इसके अलावा भी इस सेक्टर के सामने काफी सारे चैलेंजेस खड़े हैं। हेल्थ केयर फाइनेंसिंग इज अ पेन पॉइंट। इंडिया में नियरली 17% ऑफ रूरल पॉपुलेशन और लगभग 14% अर्बन पॉपुलेशन उधार पे डिपेंडेंट रहते हैं अपनी मेडिकल नीड्स और इमरजेंसीज को मीट करने के लिए। और तो और नियरली 80% रूरल पॉपुलेशन और 84% अपनी हाउस होल्ड सेविंग्स को ब्रेक करके अपने हेल्थ केयर रिलेटेड जरूरतों को पूरा करते हैं। हालांकि होप है कि आयुष्मान भारत और इंक्रीजिंग हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज को अवेल कर पाएं और इन टर्न ये इंडिया में हेल्थ केयर इंफ्रा स्पेंडिंग को फोर्स करे। आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स अफेक्टिंग फिस्कल प्रोफाइल ऑफ हॉस्पिटल्स। इंडिया में कई स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स की फाइनेंशियल प्रोफाइल काफी वीक हो चुकी है ड्यू टू आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स और ये पेशेंट द्वारा गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे कि आयुष्मान भारत के अंडर अवेल करे थे उनके पेमेंट की बात चल रही है। गवर्नमेंट को इस पर इमीडिएट एक रेजोल्यूशन लाना चाहिए ताकि हॉस्पिटल्स पे अनड्यू फाइनेंशियल प्रेशर ना आए। पॉजिटिव ऑफ एक्सपीरियंस स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स। और लास्टली मोर इम्पोर्टेंटली इंडिया में स्पेशलाइज्ड और एबल डॉक्टर्स की बहुत बड़ी गैप दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं यही स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स किसी हॉस्पिटल के ब्रांड को रेस करते हैं और इस पैरामीटर पर भी इंडिया बहुत ही ज्यादा पीछे है। तो देखते हैं आगे आगे होता क्या है। ये थी कहानी हॉस्पिटल इंडस्ट्री की। क्या आपके पास कोई हॉस्पिटल का शेयर है? अगर हाँ तो उस कंपनी ने आपको कितने % रिटर्न्स दिए हैं अभी तक? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। क्या आपको पता है हम ग्रो के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स पे भी स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड ढेर सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट पोस्ट करते हैं। अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो अभी ग्रो को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करिए। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.